हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष सचान है। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये क्या टॉपिक है? ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया, उसके बारे में समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक सेंटेंस सबसे पहले कहा कि इंडियन पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी टॉपिक को चेंज कर सकती है, उसमें कोई अल्टर कर सकती है या उसको रिमूव कर सकती है, लेकिन चेंज इस तरीके से नहीं होना चाहिए ताकि वो बेसिक स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल स्पिरिट्स है या जो उसका स्ट्रक्चर है उसको ही डिस्टॉर्ट कर दे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि यदि कोई ऐसा चेंज होता है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज कर जाए या वो वैसा फंक्शन ही ना कर सके जैसा उसको होना चाहिए, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी चीज को डिफाइन करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब हम उसको बहुत स्टार्ट से पढ़ेंगे, तो चलते हैं आगे। किस तरीके से ये थ्योरी डेवलप हुई, कैसे कैसे ये आगे बढ़ी, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, इसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, कई सारे केस लिखे हुए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं केस के बारे में। फर्स्ट केस था, पहला केस जो आपके सामने दिख रहा है वो है शंकरी प्रसाद 1951 केस। इसमें क्या हुआ देखो, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट या एलिमेंट को चेंज करती है तो वो उसकी पावर है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। लेकिन चेंज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट को ही डैमेज कर दे या उस जिस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको ही खत्म कर दे। तो चेंज इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यही क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रोसेस या थ्योरी डेवलप हुई। तो सबसे पहला जो ये स्टार्ट हुआ, सबसे पहला जो केस आया था शंकरी प्रसाद 1951। इसमें क्या हुआ था कि इंडियन पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट बनाए थे जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे थे। किसके थ्रू बनाए गए थे, किस सब्जेक्ट के लिए बनाए गए थे? लैंड रिफॉर्म्स के लिए। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं और ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते, ऐसी स्थिति में इनको वैलिड करार दिया गया। अब होना क्या था, उससे कुछ जो फंडामेंटल राइट था उनका वायलेशन हुआ था। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था फंडामेंटल राइट को अल्टर करने का, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा या उनका प्रोसेस था कि चलो कोई नहीं, हम इसको पास ऑन कर देते हैं। लेकिन सेकेंड सिचुएशन आ जाती है गोलकनाथ केस 1967 में, फिर से यही चीज उनके पास आती है। इन उस केस में ये क्या कहते हैं, उस केस में ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। यानी क्या है, उनको चेंज नहीं कर सकते। वो एक बेसिक नेचर है ह्यूमन बीइंग का। तो उसको कैसे आप फंडामेंटल, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है इंडियन पब्लिक को। ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि गोलकनाथ 19 का जो केस था 1967 में, उसमें उन्होंने कंप्लीट अपोजिट स्टैंड लिया था शंकरी प्रसाद 1951 के को जो जजमेंट था उसके कंप्लीट अगेंस्ट स्टैंड लेके ये कह दिया कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अल्टर नहीं कर सकती। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, फिर से एक केस आता है केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें क्या कहा गया कि इसमें ये कहा गया कि इसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन या अपने जजमेंट को चेंज करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, फंडामेंटल राइट को अल्टर कर सकती है, उसे वापस भी ले सकती है, लेकिन चेंज इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो, वो
कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर दे। देखो, चेंज हो रहा है। पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 से क्या मिला हुआ है? अब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर मिली हुई है, ठीक है। लेकिन लेकिन होगा क्या कि लेकिन होगा क्या कि देखो, अगर मान लो कि चेंज किया जाता है ताकि हम क्या कर रहे हैं, अपने सोसाइटी के लिए बेटर रिजल्ट दे सकें, लोगों को बेहतर लाइफ स्टाइल दे सके, उनके लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंज आने चाहिए। इसलिए कुछ, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो क्या होती है, एक डायनेमिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है। यानी सोसाइटी क्या होती है, बराबर क्या होती है, बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉन्स्टेंटली चेंज आते रहते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 368 के थ्रू जोड़ा, कुछ एक्ट, आर्टिकल जोड़ा, जिसके थ्रू क्या कर सकता है, पार्लियामेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट बहुत ज्यादा चेंज करने लगे, जिससे पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेप है या जो उसकी स्पिरिट है वही खत्म हो जाए, तो उससे होगा क्या कि अनार्की जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या डिक्टेटरशिप में जा सकता है इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। अब उसमें देखो कुछ फीचर्स हैं, जिन जिन फीचर्स को क्या कहा गया, डिफरेंट जजमेंट के थ्रू फीचर्स को क्या कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, कि उनको फंडामेंटल एलिमेंट माना गया जिनमें चेंज पॉसिबल नहीं है। अब उनमें देखो कुछ फीचर्स हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो जजमेंट, ये जो केशवानंद भारती केस था, उसमें ये जोड़ा गया था, सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट में आता है। और भी कुछ पावर्स थे, जैसे कि सेकुलर कैरेक्टर, वो भी क्या है, केशवानंद भारती केस में इसको शामिल किया गया। इसके बाद फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी केशवानंद भारती केस में शामिल किया गया। तो कुछ तो एलिमेंट थे, जैसे कि फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और था, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फ्रॉम द जुडिशरी, आर्टिकल 50। इसको भी क्या कर दिया गया, केशवानंद भारती केस के थ्रू क्या कर दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट में डाल दिया गया। इसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इफेक्टिव एसेस ऑफ जस्टिस। तो ये सारे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। अब इसके देखो प्लस और माइनस भी होते हैं। सबसे पहले हम प्लस पॉइंट की बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसकी थीसिस के बारे में। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये जो पार्लियामेंट की जो डिक्टेटरशिप है, उस पे क्या करता है, एक तरीके से चेक एंड बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि अगर सारी, जैसे भी अगर पार्लियामेंट में जहां पर अगर सपोज करो मेजोरिटी में गवर्नमेंट रूल कर रही, तो इन दैट केस हो सकता है कि जहां पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये फंडामेंटल राइट को और ज्यादा प्रोटेक्शन में लेता है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये तो हुआ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब अगर हम निगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, तो निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या आ सकते हैं? तो सबसे पहला ये आ सकता है कि ये जुडिशियल इंटरफियरेंस हो सकता है, या ओवर एक्टिविज्म हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं थी कोई। और ये सारी चीजें क्या हो रही हैं कि अब, क्योंकि क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इसको डिफाइन नहीं किया कि क्या चीजें हैं और किस तरीके की इसकी परिभाषा है और क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम केस बाय केस, टाइम टू टाइम इस पे ऐड करते रहेंगे। तो एक तरीके से जुडिशरी का पार्लियामेंट पे अपर हैंड हो जाता है कि कोई भी चीज है, जिस अगर उसको नहीं ठीक लग रही, तो उसने क्या किया दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया। ऐसे क्या हो जाएगा कि पार्लियामेंट के कोई भी एक्ट बन रहे हैं, तो उसको उसमें क्या कर सकते हैं, एक तरीके से चेक कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है।
प्लस ये हमारा जो बैलेंस है लेजिस्लेटिव का और जुडिशरी के बीच का, जो एक सेपरेशन है और बैलेंस है, उसको डिस्टॉर्ट करके क्या कर रहा है, जुडिशरी को ज्यादा पावर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ उसके निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के हम और टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।